तो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे इंडिया रशिया का रिलेशन कैसा था। तो पहले हम लोग देखते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिया और रशिया के कैसे थे अप टू द इंडिपेंडेंस। कैसे थे इंडिया और रशिया के रिलेशन। तो 19th सेंचुरी में जो रशियन ज़ार थे वो पूरा अपनी एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी के तहत वो पूरा सेंट्रल एशिया धीरे धीरे कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब उनका जो रुख था वो इंडिया की तरफ था कि इंडिया को भी उनको कब्जा करना है। तो हम हमको जो रूल कर रहे थे वो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे कि रशियन इंडियन टेरिटरी को एक्वायर करें। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटी साइन करते हैं किसके साथ, रशिया के साथ, ताकि रशिया इंडिया के ऊपर न इन्वेट करे। फिर ब्रिटिशर्स दूसरी चाल क्या चलते हैं, एंग्लो अफगान वॉर करवाते हैं अफगानिस्तान में। ये क्यों होती है, क्योंकि अफगानिस्तान का कंट्रोल जीतने के लिए अफगानिस्तान को जीत जाते हैं ब्रिटिशर्स, और अफगानिस्तान एज अ ग्राउंड बनता है कि वो रेजिस्ट कर सके जो भी रशियन आर्मी आ रही है, जो भी रशियन आइडियोलॉजी वहाँ तक आ रही है, तो वहीं से उसे बाहर भगाया जा सके। फिर ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, 1907 में एंग्लो रशियन कन्वेंशन साइन होता है, जिसमें जो रशिया और ब्रिटिशर्स के जितने डिस्प्यूट थे वो उसमें वो रिजॉल्व किए गए। फिर हम लोग देखते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन 1947 से 1962 तक कैसे थे। तो जो हम लोग की नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो पॉलिसी थी, वो जो स्टालिन थे जो वहाँ के हेड थे, उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी रशियन को कि इंडिया क्यों नॉन अलाइंड है, इंडिया क्यों नहीं कम्युनिज्म का पार्ट बन जाता है, क्यों नहीं रशियन आइडियोलॉजी जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी क्यों नहीं उसका पार्ट बन जाता है। तो ये रशिया को बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था कि इंडिया नैम के तहत किसी भी आइडियोलॉजी को नहीं मान रहा है। नैम मतलब न्यूट्रल, इंडिया न्यूट्रल क्यों है, इस बात को लेकर स्टालिन काफ़ी हुआ नाराज़ हुआ करते थे। फिर हम लोग सेकंड पॉइंट क्या देख रहे हैं कि जो यूएस था वो बेसिकली सीटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत बेसिकली एक ग्रुप बनाता है जो कि रेजिस्ट करेगा कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ एशियन रीजन में। फिर उसी तरह बगदाद पैक्ट बनता है जो कि आपका ईरान और इराक प्लस 3-4 कंट्रीज और रहती हैं, ये भी रेजिस्ट करते हैं कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को, ताकि वो उनकी कंट्री उनके रीजन में न आ सके। फिर हम क्या देखते हैं कि इंडिया इसे देखता है, यूएस का रुख, कैसे यूएस दबाव बना रहा है, कैसे यूएस एक पावर बिल्डअप कर रहा है, कैसे यूएस गेम खेल रहा है इंडियन सबकॉन्टिनेंट रीजन में कि इंडिया कहीं कम्युनिज्म का पार्ट न बनने पाए। तो इसके अगल बगल जितने रीजन थे, सीटो और बेसिकली बगदाद पैक्ट के तहत उसने ऐसी फोर्सेस को इवॉल्व किया कि वो रशियन आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ सके, और रशियन आइडियोलॉजी से वो रीजन न इन्फ्लुएंस हो सके। फिर हम लोग देखते हैं कि जब इंडिया और चाइना का 1962 में जब युद्ध होता है, 1959 से ही हम देखना चालू कर देते हैं कैसे चाइना टेरिटरी धीरे धीरे एक्वायर करना चालू करता है इंडिया की। और 1962 में हम लोग जो इंडिया चाइना वॉर देखते हैं उसमें सोवियत ने फुल सपोर्ट किया इंडिया को, सोवियत इंडिया की तरफ से खड़ा था। और सोवियत ने ये सोवियत संघ जो थी, सोवियत यूनियन थी, यूएसएसआर जो थी, वो उसने ये विश्वास दिलाया इंडिया को कि आपको जो भी वेपन्स चाहिए रहेंगे वो आप हमसे बाय करो। तो 1962 की वॉर के बाद से जितने हमारे वेपन्स थे, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वेपन्स हमने रशिया से लेना चालू किए। फिर 1960 का जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है, तो वो उसमें हमें देखने को मिलता है कि इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर बना रशियन आर्म्स का। फिर 1965 की जो वॉर हुई थी हमारी और पाकिस्तान की, इंडिया और पाकिस्तान की, उसमें जो मीडिएटर के तौर से जो निकले थे वो यूएसएसआर के लोग निकले थे। यूएसएसआर के लोगों ने, यूएसएसआर के हेड ने इंडिया और पाकिस्तान में मीडिएशन कराया था ताकि लड़ाई और ज़्यादा न बढ़ने पाए। फिर हम लोग देखते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के समय हम लोग के रिलेशन कैसे थे। 1970 के टाइम पीरियड में हम लोग देखते हैं यूएस चाइना की तरफ टिल्ट हो चुका था, यूएस चाइना को फेवर करने लगा था डिफरेंट डिफरेंट फोरम्स पे, क्योंकि चाइना इमर्जिंग इकोनॉमी था, यूएस
को उसकी तरफ जाना ही जाना था। तो 1970s में हम लोग देखते हैं शिफ्ट यूएस का चाइना की तरफ हो जाता है। 1962 में इंडिया और चाइना की वॉर हो जाती है। तो अब हम लोगों को चाहिए कोई रिलायबल पार्टनर। तो हम लोग ने चुना कौन से पार्टनर को? रशिया। रशिया हम लोग का रिलायबल पार्टनर है, मोस्ट ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है इंडिया का। तो 1971 में हम लोग ने इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस साइन की। इस ट्रीटी के तहत 20 साल का ये हम लोग की ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी के तहत जब भी कोई इंडिया के ऊपर वार करेगा या इंडिया की किसी के साथ वॉर होगी तो रशिया हमारे साथ हमारे लिए हमेशा खड़ा रहेगा। फिर सोवियत बेसिकली हम लोग को सपोर्ट किया। जितने भी एक्सटर्नल थ्रेट थे इंडिया के उस टाइम पीरियड में, जैसे हम लोग देखेंगे इंडिया बांग्लादेश में जो चल रहा था उस टाइम पीरियड में, उसमें भी कैसे रशिया ने इंडिया की हेल्प की, इंडिया के लिए शिप्स अपनी वाटर में उतार दी थी ताकि यूएस के खिलाफ। तो ये सीन थे जहाँ जहाँ रशिया ने इंडिया की हेल्प की। फिर 1974 में जब इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो पूरा वर्ल्ड उसे क्रिटिसाइज करता है कि आप लोग न्यूक्लियर टेस्ट कैसे कर सकते हो। तो सोवियत उस टाइम भी हम लोग के साथ खड़ा हुआ हमें देखने को मिलता है। फिर 1979 में जब सोवियत इन्वेड करता है अफगानिस्तान के ऊपर, तो बेसिकली सोवियत यूनियन के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव ले आया जाता है और इंडिया उस प्रस्ताव के खिलाफ या उस प्रस्ताव में वोट ही नहीं देता है कि हम इस प्रस्ताव में वोट नहीं देंगे। तो एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन यूएन। इंडिया का ये मत रहता है कि हम रशिया के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। रशिया हमारे लिए जब भी हमारा बुरा समय रहा है तो रशिया हमारे साथ खड़ा हुआ है और हम रशिया के खिलाफ नहीं खड़े होंगे। तो इंडिया ने उस टाइम पीरियड में रशिया की हेल्प की। फिर हम लोग देखते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन आफ्टर द कोल्ड वॉर, आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है तब हमारे और रशिया के रिलेशन कैसे थे। तो जो ट्रीटी हम लोग की यूएसएसआर के साथ साइन हुई थी, अब यूएसएसआर डिसॉल्व हो जाता है। यूएसएसआर डिसॉल्व होने के बाद अब रशिया क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब फिर हम लोग की जो नेक्स्ट ट्रीटी होती है, फिर हम लोग को जितनी ट्रीटीज़ रहती हैं हम लोग की यूएसएसआर के साथ रहती हैं, तो यूएसएसआर के साथ सारी ट्रीटी हम लोग की नल एंड वॉइड हो जाती हैं, वो अब अमान्य रहेंगी। तो फिर हम लोग अपनी फिर से नई ट्रीटी करते हैं। 1993 में बोरिस एल्सन आते हैं और इंडिया और रशिया फिर से कंक्लूड करते हैं इंडिया रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी, जो कि 20 साल के लिए फिर से हम लोग इंडिया रशिया के साथ करता है। फिर हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि हम दोनों लोग ये चाहते थे, इंडिया रशिया ये चाहता था कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड के हम लोग सपोर्टर थे कि कोई भी एक पोल नहीं होना चाहिए, विश्व दो ध्रुवी नहीं होना चाहिए, विश्व बहुध्रुवी होना चाहिए। किसी भी एक कंट्री का डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड पे नहीं होना चाहिए। तो हम लोग भी इसी चीज़ को सपोर्ट करते थे, रशिया भी हमें हमारे साथ इसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा था। फिर हम लोग का जो एक और व्यू देखने को मिलता है दोनों लोग का, हम लोग एक मत पे हम लोग का व्यू इस मत पे भी देखने को मिलता है कि जो रीजनल पावर प्ले चल रहा था इंडो पैसिफिक रीजन में, कैसे चाइना ग्रो कर रहा है, कैसे पूरा एशिया ग्रो कर रहा है, कैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, कैसे जो रशिया का डोमिनेंस था, चाइना का डोमिनेंस था, वो कैसे कैसे इमर्ज कर रही है इकोनॉमी। तो इससे यूएस को बड़ा धक्का लगा कि अगर जो 21st सेंचुरी है ये तो एशियन सेंचुरी जैसे इसे बोला गया था, तो कोई भी एशिया से कोई भी ये तीन मेजर पावर इमर्ज कर सकती हैं एज अ ग्लोबल सुपर पावर के रूप में। तो यूएस ये कभी नहीं होने देना चाहता था। फिर हम लोग आगे देखते हैं। रशिया हमेशा इंडिया को देखता है कि सदर्न रीजन में इंडिया का डोमिनेंस हो, इंडिया लीड करे साउथ एशियन कंट्रीज़ को, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ को, इंडिया हमेशा लीडिंग पोजीशन में रहे। तो रशिया का सपोर्ट हमेशा से रहा है इंडिया के लिए इन सब चीज़ों में। फिर रशिया के साथ जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं, नहीं तो जब भी हम लोग की नेगोशिएशंस रहती हैं, तो यूएस के कंपैरिजन में हम लोग को ज़्यादा ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर नहीं रहता है। मतलब हम लोग अपने मन चाहे तरीके से रशिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं, रशिया के साथ डील कर सकते हैं। वहीं हम लोग यूएस से जब कोई हमारी ट्रीटी होती है, एमओयू हम लोग साइन करते हैं, तो हम लोग बहुत प्रतिबंध में रहते हैं ये यूएस के। फिर हम लोग आगे देखते हैं डिफेंस डिप्लोमेसी हमारी कैसी थी रशिया के साथ।
तो बेसिकली पहले भी मैं अभी एक पॉइंट बता रहा था कि 1962 का जो युद्ध होता है हम लोग का चाइना के साथ, उसके बाद से इंडिया और रशिया के जो डिफेंस टाइज थे वो और ज़्यादा मजबूत हुए। 70% ऑफ इंडियन इक्विपमेंट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हम लोग रशिया से बाय करते हैं, वो रशियन ओरिजिन के रहते हैं। अब फिर हम लोग का जो सेकंड पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि जो भी हम लोग की अभी ट्रेड डील चल रही है या कोल्ड वॉर में चल रही थी, तो हम लोग ने रुपी रूबल में ट्रेड किया। हम लोग ने यूएस डॉलर को बॉयकॉट किया। यूएस डॉलर डॉलर बॉयकॉट करने का ये भी रीज़न था क्योंकि हम लोग का अगर यूएस डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे तो ये हम लोग का फॉरेक्स बचेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम लोग के बढ़ते चले जाएंगे। हम लोग दोनों अपनी लोकल करेंसी में ही हम लोग ट्रेड करेंगे। तो जो हम लोग का तब का ट्रेड था वो हम लोग ने अपनी खुद की करेंसी में किया। रशिया बेसिकली रुपी एंड रूबल करेंसी में इंडिया और रशिया के ट्रेड हुए थे। अभी भी हम लोग रिसेंट्स में देखे होंगे कि इंडिया जब बोलता है कि हम लोग रुपी रूबल में ट्रेड करेंगे और जो डॉलर का डोमिनेंस है उसे हम लोग काउंटर करेंगे, तो यूएस बौखला जाता है। फिर हम लोग देखेंगे रशिया हेल्प करता है इंडिया को टेक्नोलॉजी एक्वायर करने में। तो रशिया का जो ये हेल्प है, क्योंकि आज के ज़माने में, आज के जो दौर चल रहा है, कोई भी अपनी टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफ़र करना चाहता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर ट्रांसफ़र कर दी गई तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह जाओगे। आपको अगर टेक्नोलॉजी पता चल गई, आप अपना हथियार, अपना जो भी एक्स वाई जेड थिंग है, जो भी सामान है, जो भी गुड्स है, आप खुद बनाना चालू कर दोगे। तो इसी वजह से रहता है कि लोग टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफ़र करते हैं, कंट्रीज टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफ़र करती हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि जो प्रायोरिटी रहती है रशिया के लिए इंडिया की, कि रशिया हम लोग को स्पेयर पार्ट्स जितने रहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपकी बाइक है और उसका कोई स्पेयर पार्ट्स, जैसे मान लीजिए उसका बोनेट ख़राब हो गया या उसका इंजन ख़राब हो गया, तो वो इंजन वो कंपनी आपको सप्लाई कर रही है कि नहीं। तो रशिया के केस में रशिया से हम लोग जो भी इक्विपमेंट बाय करते थे, रशियन आर्मी उसका स्पेयर पार्ट्स हम लोग को टाइमली हम लोग को मिल जाता था। फिर हम लोग देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ने एडमिरल जो वॉरशकोव थी, जो अ, उन लोग की एयरक्राफ्ट कैरियर शिप, उसे 2013 में इंडिया लेती है और उसका नाम चेंज करके आईएनएस विक्रम आदित्य करती है। तो ये सारी शिप्स हम लोग ने रशिया से बाई की हुई हैं। फिर हम लोग आगे देखेंगे, इंडिया एक्ट एज द बिगेस्ट टेस्टिंग ग्राउंड फॉर रशियन वेपन। जब भी हम लोग कोई वेपन लेते हैं किसी भी कंट्री के साथ, तो हम लोग का जब भी युद्ध होगा तो हम लोग वो वेपन यूज़ करेंगे। तो वो क्या बनता है, टेस्टिंग ग्राउंड बनता है, वो कंट्री टेस्टिंग ग्राउंड बनती है कि जिस भी कंट्री से उसने वेपन इंपोर्ट किए हैं वो वेपन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब फिर रशिया ने जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है उसके तहत हम लोग अब अपना लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल हो गए, T-90 टैंक हो गए, सुखोई फाइटर जेट हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, ये अब हम लोग अपना लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडिया, मेड इन इंडिया अब ये हो रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से। फिर हम लोग न्यूक्लियर एंड एनर्जी सप्लाई में देखते हैं क्या रिलेशन है इंडिया और रशिया का। रशिया बेसिकली बिगेस्ट एनर्जी सप्लायर है और सबसे ज़्यादा जो रिजर्व्स रहते हैं एनर्जी के, वो भी रशिया में हमें देखने को मिलते हैं। इंडिया इंपोर्ट करता है बेसिकली कोल एंड ऑयल रशिया से, और बायलैटरल ट्रेड जो होता है इंडिया रशिया का वो 68.7 बिलियन डॉलर, फाइनेंशियल ईयर 25 में 68.7 बिलियन डॉलर का हम लोग ने रशिया के साथ ट्रेड किया। फिर हम लोग देखेंगे रशिया अग्री हो जाता है जब इंडिया को न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना रहता है कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तब रशिया रेडी होता है इसको बनाने के लिए कि हम आपका पूरा प्लांट सेटअप करेंगे, हम आपको ये बताएंगे कैसे न्यूक्लियर रिएक्टर बनता है। रशिया तैयार होता है कि हैवी वाटर और लाइट वाटर होता है न्यूक्लियर, जब आपका फिजन और फ्यूजन रिएक्शन होती है उसमें, या जो कूलेंट्स का काम करता है, आपके रिएक्शन को ज़्यादा गर्म नहीं होने देता है ये। फिर हमें क्या देखने को मिलता है, रशिया सपोर्ट केम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजर स्टील प्लांट एट भिलाई एंड बोकारो इन लेट 1950s। 1950 में हमें जो बोकारो और भिलाई में जो स्टील प्लांट लगे होते हैं वो रशिया की मदद से हमें
देखने को मिलते हैं। रशिया उसमें उसको बिल्ड करने में पूरी इंडिया की सहायता करता है। फिर हम लोग देखेंगे दिसंबर 2010 में हम लोग ने अपने रिश्ते को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में हम लोग ने कन्वर्ट किया। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से फिर हम लोग देखेंगे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में हमने अपने रिश्ते को और फॉरवर्ड तरीके से बढ़ाया। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग की इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो गई, नहीं तो जब भी हम लोग की फॉरेन पॉलिसी हो गई इकोनॉमिक डोमेन में, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में, कैसे रशिया और चाइना, रशिया और इंडिया जिसके दोनों के सिमिलर इंटरेस्ट होंगे, हम लोग दोनों साथ मिलके उस पर काम करेंगे। फिर इंडिया और रशिया हम लोग को डिफरेंट फोरम्स में दिखाई देता है, जैसे ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, रशिया इंडिया चाइना का जो अलायंस है वो हो गया। इन सारे फोरम्स में इंडिया रशिया के साथ हमेशा खड़ा हुआ मिलता है। फिर रशिया सपोर्ट करता है जो हम लोग का क्लेम है यूएन में परमानेंट सीट के लिए, यूएनएससी में, उसको भी रशिया सपोर्ट करता है, जबकि चाइना हमारे अगेंस्ट में रहता है। फिर हम देखेंगे जो आईएनएसटीसी का कॉरिडोर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो बन रहा है। उस वो अगर बन जाएगा तो इंडिया और रशिया काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी इजीली ट्रेड कर पाएंगे। फिर इसी के जो दूसरा कॉरिडोर बन रहा है वो बन रहा है चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर, जो कि 40% फास्टर होगा। जो सामान पहले 40 दिन में पहुंचता था अब 24 दिन में पहुंच जाएगा अगर चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर बन जाता है तब। फिर मेजर कंसर्न क्या है रशिया इंडिया रिलेशन में? अभी जो यूक्रेन की वॉर हुई है उसकी वजह से इंडिया और रशिया के बीच में थोड़ी हमें रिश्ते में गर्मी देखने को मिली है। बेसिकली रशिया जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन्हें रिक्रूट कर रहा है यूक्रेन के साथ फाइट लड़ने के लिए। ये क्रिटिसिज्म आप लोग लिख सकते हैं इंडिया और रशिया रिलेशनशिप में। वैसे रशिया हम लोग का हमेशा रिलायबल पार्टनर रहा है। रशिया के ऊपर पूरा विश्वास किया जा सकता है कि वो हर घड़ी में हमारे साथ, चाहे हमारे जितने भी बुरे वक्त रहे हों या रहेंगे आगे भी, रशिया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।